हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में मैं आज इस स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेक्शन 56(1). सेक्शन 56(1) क्या डिस्क्राइब करता है? जनरल इनकम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और ये किसका है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के। जनरल इनकम किस में आती है? सेक्शन 56(1). इसमें वो वाली इनकम आती है जो पिछले 4 हेड में नहीं आती हैं, ठीक है, जो पता नहीं चलता या किसी भी वजह से 4 हेड में नहीं आती, वो वाली इनकम किस हेड में आ जाती है? जनरल इनकम में आती है। और उसका टैक्स कौन से हेड के अंदर लगता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर लगता है। ये कौन से सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 56(1) के अंदर है, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पिछले जो हमने 4-5 वीडियो डिस्कस की हैं वो हमने की थी सेक्शन 56(2) स्पेसिफाइड इनकम, जिसके बारे में मेंशन ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में किया गया है, ठीक है। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं अब आपके सामने, ठीक है। जनरल इनकम, इसको कौन सी इनकम कहते हैं? जनरल इनकम, सेक्शन 56(1). इनकम दैट आर नॉट कवर्ड बाय अदर 4 हेड आर टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, पिछले जो 4 हेड हमने पढ़ लिए हुए हैं उस हेड को जो कवर नहीं करती वो इनकम किस में आ जाती है? इस हेड के अंदर आ जाती है। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 56(1) के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग मतलब जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जैसे हाउस रेंट दे हाउस लो के रेंट पर दे देते हैं, ठीक, कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाता है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। सब लेटिंग मतलब जिसको मैंने रेंट पर दिया हुआ है। जैसे ए की प्रॉपर्टी थी, ए ने रेंट पर किसको दे दिया? घर, कोई वेयर हाउस कुछ भी दे दिया, बी को दे दिया, बी ने आगे फिर किसी को दे दिया। सब मतलब क्या होगा? आगे किसी को दे दिया, सी को दे दिया। तो सी, जब बी सी से जो भी रेंट लेगा तो उसकी इनकम, बी की इनकम। ऐसे इस समय मैं किसको मान रही हूँ? बी को मान रही हूँ। उसने क्या कर दिया? सब लेटिंग कर दिया है, तो उसकी इनकम, क्योंकि वो तो हाउस प्रॉपर्टी आएगी नहीं, क्योंकि बी उसको उस प्रॉपर्टी का क्या है? ओनर नहीं है, ठीक है। उसने अब खुद ही रेंट पर ली हुई, आगे फिर रेंट पर दे दी। उस पर जो भी इनकम कमाता है वो क्या आ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर आ जाएगी। फिर से सुनिए, एनी इनकम रिसीव बाय टेनेंट, मतलब कि जिसने खुद ही रेंट पर लिया है वो आगे दे देता है सब टेनेंट बाय, तो वो जो भी इनकम वो रिसीव करता है वो टैक्सेबल है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम आपको समझ गए? अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो मैंने पीछे टॉपिक डिस्कस किया ना, सिक्योरिटी को छोड़कर, मतलब कि हाँ, हमें ऐसा नहीं हम केला सिक्योरिटी पर ही इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम इंटरेस्ट कमाते हैं, ठीक है। उस इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी मतलब शेयर डिवेंचर की बात करी हूँ, शेयर और डिवेंचर को छोड़कर, बॉन्ड्स को छोड़कर, ठीक है। तो वो उस इंटरेस्ट को छोड़कर, शेयर में वैसे थोड़ी इंटरेस्ट होता है, चलो मैंने ऐसे बोल दिया। सिक्योरिटीज मतलब किसी भी टाइप की सिक्योरिटीज में यदि इंटरेस्ट है उसको छोड़कर इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करते हैं। ऐसी इनकम, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया है तब हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, आपने क्या किया है? लोन लिया है ना बैंक से, या किसी बैंक से लिया है, किसी इंस्टीट्यूशन से लिया है, ठीक है। तो आप को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यदि आपने किसी फॉरेन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ली है तो उस पर आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सारी इनकम क्या मानी जाएगी? आपकी इनकम इस हेड के अंदर। उसको क्या देना? आपने क्या देना है? टैक्स देना है। मतलब कि अदर देन सिक्योरिटी को छोड़कर कोई भी इंटरेस्ट इनकम आपको मिलती है, बैंक डिपॉजिट, लोन, फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो भी इंटरेस्ट मिलता है, तो आपने इस हेड के अंदर उस पर क्या देना है? टैक्स देना है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। रॉयल्टी आपको पता है, ऑल काइंड्स ऑफ रॉयल्टी इनकम आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। रॉयल्टी जैसे कि इनकम फ्रॉम, इट इज आल्सो प्रोवाइडेड दैट इफ रॉयल्टी इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यदि इसका पर टैक्स बिजनेस एंड प्रोफेशन में लग चुका है तब नहीं आएगी, ठीक है। यदि नहीं लगा है तब इसमें आएगी इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर आपको पता ही है कंपनी के क्या है? ये तो कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। डायरेक्टर कंपनी के ओनर नहीं होते और ना ही कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। वो अपने यदि वो कंपनी से क्या लेते हैं? कोई फीस लेते हैं। डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एज ओनर ऑफ द कंपनी और नॉट डज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। यदि वो क्या कंपनी से कोई भी फीस लेते हैं, डायरेक्टर फीस होती है ना, इज टैक्सेबल। उसको जो होता है ना, सैलरी नहीं मिलती, डायरेक्टर को सैलरी नहीं मिलती, तो नहीं तो इसने सैलरी हेड के अंदर, पहले वाले हेड के अंदर चले जाने का। डायरेक्टर को जो भी अमाउंट मिलता है वो काम तो करता है ना, वो मिलता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसने टैक्स देना है। तो इस हेड के अंदर उसको क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। किसको? डायरेक्टर फीस। उसको डायरेक्टर हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर फीस, ठीक है, क्योंकि सैलरी पर्सन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट ऑफ ओपन लैंड। रेंट ऑफ ओपन लैंड, जैसे कि हमने हाउस प्रॉपर्टी कर लिया ना, जो लैंड तो घर के साथ लगी होती है,
ठीक है, और जो जिसको हमने घर रेंट पर दिया है और उस लैंड का यूज़ कर रहे हैं तो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाती है। ऐसी लैंड जैसे कि ओपनली पड़ी हुई है, 10 मरले का प्लॉट पड़ा है, हम कहते हैं आप गाड़ी रख लो, मुझे रेंट दे दो, या किसी पर्पज़ के लिए ओपन लैंड यूज़ कर लो, रेंट ले लेता है, तो उस रेंट से जो भी इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर आएगी और इस हेड के अंदर उसको ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ए रेंटल इनकम टू बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड देयर मस्ट बी ए बिल्डिंग और लैंड अटैच टू द बिल्डिंग, मतलब कि ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच है तो वो कहाँ चली जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चली जाएगी। लेकिन यदि कोई लैंड बिल्डिंग के साथ अटैच नहीं है, खाली पड़ी हुई है, उससे जो भी रेंट मिलता है वो इस हेड के अंदर आएगी। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे, रेंट ऑफ ओपन लैंड। ठीक है, 6th पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर इनकम रिसीव फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम रिसीव फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आप सभी को पता है इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। मैंने नेक्स्ट टॉपिक आपको कराना ही है, ये बाद में डिटेल में कराऊंगी। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, टैक्स फ्री होती है। कैसे होगी वो बाद में बताते हैं। यदि आप एग्रीकल्चर इनकम कहाँ से कमा रहे हैं, इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर यदि आप एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं तो इनकम इस हेड के अंदर आएगी, सीधी बात। ठीक है, द एग्जम्पशन इज सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट एग्रीकल्चर लैंड मस्ट बी, मतलब कि इंडिया में है, तब तो यदि एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है तो क्या होती है, टैक्सेबल नहीं है। इफ द एग्रीकल्चर लैंड इज इंडियन इंडिया, यदि एग्रीकल्चर लैंड क्या है, इंडिया में के बाहर है, यदि एग्रीकल्चर इंडिया के बाहर है, फिर आप एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं तो इस साइड के अंदर उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना, बस लिख दीजिए एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया से आप कमा रहे हैं तो इस साइड के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑन हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू एन अनऑर्गेनाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जैसे कि इंटरेस्ट बाय एम्प्लॉय, जैसे कि आप सबसे प्रोविडेंट फंड में मैंने आपको पहले भी कराया था, प्रोविडेंट फंड होता है ना अनरिकॉग्नाइज्ड, सबसे पहले बताए अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में यदि दो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, एक तो एम्प्लॉय खुद एक एम्प्लॉय अपन इसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, दूसरा कौन करता है, जिसने मुझे जॉब दी होती है वो इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पर टॉपिक क्या करूँगी, यदि एम्प्लॉय ने अपना पैसा ओन कंट्रीब्यूशन किया है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट में, उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, जैसे मैंने खुद, जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ गवर्नमेंट की और मैं अनऑर्गेनाइज्ड प्रोविडेंट फंड हूँ, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड मतलब गवर्नमेंट की नहीं हूँ, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट रिसीव बाय द एम्प्लॉय होता है तो उस पर मुझे क्या मिलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर उस पर क्या देना पड़ेगा, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा एम्प्लॉय ने अब खुद कंट्रीब्यूट किसमें किया है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन आप सभी को पता है कि जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट नहीं होते हमारे घर में आते कि पॉलिसी करा लो, मेरे अंकल कहते हैं पॉलिसी करा लो, मैंने उनसे पॉलिसी करा ली, वो क्या है, उनके जैसे LIC के एजेंट होते हैं, तो वो जो एजेंट है, ठीक है, वो क्या कमाते हैं, मेरी पॉलिसी करा दी तो उसको LIC की तरफ से क्या मिल जाता है, कमीशन मिलता है, तो उस कमीशन को क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इनकम कहते हैं, तो वो इस हेड के अंदर उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द इंश्योरेंस एजेंट रिसीव रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन फ्रॉम कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस गिवन बाय कंसर्न एजेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो आप मतलब इतना ही समझो, जो एजेंट है उनको जो भी इनकम मिलती है एज ए कमीशन, वो इस हेड के अंदर उनको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, रेम्यूनरेशन फॉर राइटिंग आर्टिकल इन जर्नल, रेम्यूनरेशन रिसीव फॉर राइटिंग आर्टिकल इन जर्नल। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे मैं ही एक टीचर हूँ, मैं जर्नल लिखती हूँ, ठीक है, और वो उस जर्नल में छप जाते हैं, वो जर्नल वाले मुझे क्या देते हैं, पैसे दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि ठीक है, तो इस टाइप की इनकम पर इनकम फ्रॉम अदर इनकम मानी जाएगी, वो मेरी और मैंने इस पर टैक्स देना है, मैंने सैलरी में नहीं ऐड करना है। ठीक है, मेरे लिखने की जर्नल, जैसे कि ऑल द ऑथर हु राइट द आर्टिकल, मैगजीन में आर्टिकल आते हैं ना, जैसे आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, कोई भी पर्सन देता है आर्टिकल, उसको पैसे मिलते हैं, तो उस पैसों को मेरी सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा, लमसम में है, तो मैंने इसमें यहाँ पर लगा के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर लगा मैं शो करूँगी और उस पर मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने आपके साथ यहाँ पर 9 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो पिछले 4 हेड में कवर नहीं हुए हैं, वो इस हेड के अंदर किए हैं सेक्शन 56(1) के अंदर। थैंक यू वेरी मच।